नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राधेश पाठशाला पे। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले जो थोड़ा सा दार्शनिक प्रवृत्ति का टॉपिक है। और ये टॉपिक आता है यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर वन में हमारी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 2, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो बेसिकली जब हम शोध या अनुसंधान करते हैं यानी रिसर्च करने के लिए जब जाते हैं, तो रिसर्च की कुछ विशेषताएं होती हैं। और उस रिसर्च को अपने निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ डाटा की आवश्यकता पड़ती है। और उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम कुछ बहुत सारी अलग अलग सैम्पलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट अगर बेसिकली देखा ही जाए तो रिसर्च से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है, प्रत्यक्षवाद। बेसिकली प्रत्यक्षवाद सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड में ही नहीं आता, यह टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हमारे उस टॉपिक को कवर करता है। और जो फिलोसफी वाले बच्चे होते हैं, सोशियोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, तो वो तो प्रत्यक्षवाद पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य वाले बच्चे भी प्रत्यक्षवाद पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे भी प्रत्यक्षवाद को समझते हैं कि बेसिकली आज प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म है क्या, हम इसको समझने वाले हैं। और अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2026 प्रिपरेशन कर रहे हैं और आइए आपके लिए एक डेमो क्लास हो सकती है, तो आपके लिए एक पूरा पेपर वन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल हर चीज़ को इसी तरह समझाया गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लास के लास्ट के सेशन में। तो फिलहाल समझते हैं अपन आज के इस टॉपिक को, पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद। एक कॉन्सेप्ट और होता है उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी पोस्ट पॉजिटिविज्म, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा 1-2 दिन में। अभी हम समझेंगे सिर्फ पॉजिटिविज्म, पहले पॉजिटिविज्म को समझेंगे तभी हम पोस्ट पॉजिटिविज्म पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और यूजीसी आजकल ऐसे यूजीसी नेट के 2 ऐसी यूनिट, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में इसी तरह के क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहाँ से फैक्ट कम पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और बच्चे जो होते हैं ऐसे टॉपिक पे समझ नहीं पाते, क्योंकि ये टॉपिक किताबों में कम मिलते हैं, मार्केट में जो तमाम तरह की किताबें चलती हैं। और साथ ही साथ इनको समझना पड़ता है, यानी अंडरस्टैंडिंग लेकर आने पड़ती है, थोड़ा रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाके हमको सोचना पड़ता है। तो समझेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपन। तो सिंपल सी पहले एक डेफिनेशन समझते हैं कि प्रत्यक्षवाद है क्या, कि व्हाट इज द पॉजिटिविज्म। देखो, इस शब्द को तोड़ो पहले आप, क्या लिखा है, प्रत्यक्ष। बस इस शब्द को समझो, प्रत्यक्ष का मतलब है क्या। प्रत्यक्ष का मतलब अगर वैसे आप ट्रांसलेट करोगे तो मैं कहता हूँ हिंदी वाले बच्चों से वो थोड़े इंग्लिश को साथ लेके चलेंगे, बाकी इंग्लिश वाले तो इंग्लिश प्रेफर करते ही करते हैं। प्रत्यक्ष को अगर आप बेसे ट्रांसलेट करोगे तो डायरेक्ट करके इससे कुछ बहुत सारे ट्रांसलेशन निकल कर आएंगे, परंतु यहाँ होता है सर पॉजिटिव। क्या निकल के आया सर, पॉजिटिव शब्द बना। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और जब अलग अलग अर्थ शब्द के होते हैं तो उसकी व्याख्याएं भी अलग अलग होती हैं। अब देखो कि पॉजिटिविज्म इज द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। पहले ही 2 कीवर्ड्स आपको पकड़ना, पेपर वन में जिसके पास जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे वो उतना ज्यादा महारथी बन सकता है। कि पॉजिटिविज्म क्या है, एक साइंटिफिक और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। साइंटिफिक का मतलब है वैज्ञानिक मेथड्स। अब जब साइंटिफिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो फिर तर्क उसमें आ जाते हैं, फैक्ट उसमें आ जाते हैं, वस्तुनिष्ठता उसमें आ जाती है, यानी ऑब्जेक्टिविटी उसमें आ जाती है। बेसिकली अगर ये शब्द भी देखा जाए, ऑब्जेक्टिविटी भी हमारे साइंटिफिक का ही पार्ट होता है। कि अप्रोच दैट होल्ड्स टू द नॉलेज कैन ओनली बी द गेन थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड द साइंटिफिक एविडेशन। प्रत्यक्षवाद यह कहता है कि इस संसार में मनुष्य किसी भी प्रकार का जब ज्ञान प्राप्त करता है तो वह केवल और केवल प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही संभव है। प्रत्यक्षवाद की धारणा यह मानती है कि संसार में सबसे बेहतरीन तरीका किसी भी चीज को ज्ञान प्राप्त करने का वो है प्रत्यक्षवाद, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये लिखा हुआ है, आप देखोगे, थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि मूल्यांकन करना किसी चीज का, एवेल्यूशन और साथ ही अवलोकन करना, और साइंटिफिक एविडेंस, यानी कि वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर। देखो एक शब्द पर नॉर्मली चलते कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती साहब। क्या कहा मैंने, प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये शब्द अगर देखा जाए इसका सार यही निकलेगा कि अगर किसी भी चीज की मुझे वैलिडिटी को ट्रू या फॉल्स में अगर देखना है तो मैं उसका प्रत्यक्ष अवलोकन करूंगा, और उसी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उसे जब मैं निकालूंगा उसका निष्कर्ष, तो जो भी कंक्लूजन निकल के आएगा वह मेरा आंसर रहेगा साहब।
यही तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा है। फिर हम इसमें रोल्स का बहुत सारे भी जॉन लॉक साहब को भी इसमें देखेंगे। ऑगस्ट कॉम्टे साहब द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म जिसे कहा जाता है, ये विचार अवधारणा जो लेकर आए थे 19वीं शताब्दी में, वो भी थोड़ी सी एक लाइन बताऊंगा मैं इसकी। अब देखिए, फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द डिस आइडियोलॉजी रियलिटी इज द सिंगल एंड स्टेबल विच, अब देखो फिर कीवर्ड्स आ रहे हैं, एक कीवर्ड्स को ना लिख लिया करो आप लोग। विच द रिसर्चर कैन द आइडेंटिफाई विदाउट एनी पर्सनल बाइस। शब्द आया, वस्तुनिष्ठता का ही मतलब यह है। अगर यहाँ व्यक्तिनिष्ठ लिखा होता तो मेरे व्यक्तिगत विचार मेरी रिसर्च पर हावी हो सकते थे, लेकिन जब वस्तुनिष्ठता आ जाती है तो दो शब्द और निकल कर आ जाते हैं। एक शब्द आता है तटस्थ, यानी कि न्यूट्रल रहेंगे, हम सब निष्पक्ष रहेंगे। एक्चुअली और अगर बात की जाए, एक प्योर रिसर्च होती है ना, एक सही अनुसंधान वही रहता है जो किसी भी प्रकार की बाइसनेस से प्रभावित ना हो। यही लाइन लिखी हुई है कि इस विचारधारा के अनुसार वास्तविकता यानी कि रियलिटी एक एकल और स्थिर होती है, जिसे शोधकर्ता बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह अर्थात पर्सनल बाइसनेस के आइडेंटिफाई कर सकता है। प्रत्यक्षवाद में शोध का उद्देश्य क्या है? तो तथ्यों का मेजरमेंट होता है। हमेशा ये प्रत्यक्षवाद में आपसे पूछा जाएगा कि ये अप्रोच क्वांटिटेटिव जाती है या क्वालिटेटिव जाती है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है? क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तथ्यों पे, फैक्ट पे, डाटा के आधार पर और साइंटिफिक तरीके से बात की जाएगी। या किसी भी तरह की भावनाओं का कोई स्थान नहीं होगा, किसी भी तरह की कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होगा, किसी भी तरह के अजम्पशंस का कोई स्थान नहीं होगा। यानी जो हम अपनी शरीर की इन इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे वही हमारे निष्कर्ष का प्रमाण बनेगा। ठीक है जी। अब देखिए क्या लिखा है आगे। परीक्षण यानी टेस्टिंग और साथ ही प्रिडिक्शन करना होता है। मेजरमेंट, किसी भी चीज की टेस्टिंग और प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे मौसम विभाग इस समय भविष्यवाणी करता है, किस बेस पे करता है? वो अपनी रिसर्च अनुसंधान के माध्यम से डाटा को कलेक्ट करता है। डाटा इज कॉल्ड द फेक द साइंटिफिक मेथड। डाटा कलेक्ट करना क्या है? एक साइंटिफिक विधि है। उस डाटा को कलेक्ट करना, फिर उस डाटा का एनालिसिस कर कर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में किस किस क्षेत्र में बारिश की संभावना है, सुनामी की, क्या जिस सुनामी की भविष्यवाणियां होती हैं, भूकंप की भविष्यवाणियां होती हैं, है ना। तो ये डाटा नहीं है, क्या है? प्रत्यक्षवादी है साहब ये। अब सिंपल चीजें हैं, बस आइडियोलॉजी और टर्मोलॉजी बदल जाती है और जो बच्चों को कंफ्यूज करती है समझने के लिए, हम उसी पे काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अपन इसको समझने का प्रयत्न करते हैं थोड़ा अगस्ट कॉम्टे के शब्दों में। तो फादर ऑफ पॉजिटिविज्म याद रखिएगा किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे साहब थे। इनको इन्हीं को फादर ऑफ पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद के जनक कहा जाता है। और ये कहते हैं कि साहब पॉजिटिविज्म इज द एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव दैट्स होल्ड्स दैट द ट्रू नॉलेज कैन बी ओनली बी ऑब्टेन्ड थ्रू द एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड द साइंटिफिक एविडेंस। वही वही लाइन है जैसी हमने अभी जस्ट अभी पढ़ी थी कि सच्चा ज्ञान केवल और केवल अनुभव के आधार पर, अवलोकन के आधार पर और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इतना याद रखेंगे आप। अगस्ट कोम्टे साहब कहते हैं कि समाज और जो प्रकृति होती है ना साहब, यानी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, हमारे जो नियम होते हैं जीवन के, और प्रकृति, प्रकृति के अपने कुछ नियम होते हैं, दोनों के अध्ययन में वही वैज्ञानिक विधियां लागू होनी चाहिए जो भौतिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है। दोनों में ही उन्होंने कहा कि समाज के नियम भी प्राकृतिक नियमों की तरह ही निश्चित होते हैं और खोजे जा सकने वाले होते हैं। आप याद कीजिए, जिस प्रकार हम, ये नियम है हमारी प्रकृति का, हम एक अर्थ पर रहते हैं, हमारी प्रकृति है ये, और इस प्रकृति में दिन रात होते हैं, अपने समय पर होते हैं। वर्षाएं ऋतु आती है भारत में, 4 ऋतुएं चलती हैं, शीत शरद, है ना, इस तरीके से ऋतुएं चलती हैं। पृथ्वी अपनी जगह पर यानी घूर्णन भी कर रही है, रोटेशन भी कर रही है और सूर्य की परिक्रमण भी करती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, मौसम बदलते हैं, ये सब चीजें होती हैं साहब। ये नियम है हमारी प्रकृति का। प्रकृति का नियम है, जो उत्पन्न हुआ उसका अंत होना तय है मनुष्य के रूप में। तो समाज में भी ऐसे तमाम ऐसे नियम तय होते हैं, ऐसी जानकारी, ऐसी इंफॉर्मेशन तय होती है जिससे हम प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म के माध्यम से उसे फाइंड आउट करते हैं।
या उसे रूल आउट करते हैं या उसे डिस्कवर करते हैं। यही है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा। अब इसके लिए हम साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं और प्रत्यक्ष इंद्रियों से जो देखेंगे उसी को स्वीकार करेंगे। किसी भी तरह की कोई कल्पना पर हम विश्वास नहीं करेंगे। यही है सब प्रत्यक्षवाद। आगे आते हैं। अब इसके संबंध में इन्होंने 3 तरह के कुछ चरण बताए हैं। अब ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा कि प्रत्यक्षवाद यानी ज्ञान, प्रत्यक्षवाद में ज्ञान के विकास के इन्होंने 3 स्टेप्स बताए हैं, कैसे कैसे ज्ञान का विकास होता है मनुष्य में। देखो, एक होता है थियोलॉजिकल स्टेज, जिसे हम कहते हैं धार्मिक चरण। थियोलॉजिकल स्टेज, 3 चरण होते हैं ज्ञान के विकास के बेसिकली आप जब देखोगे। और आप ये जो 3 चरण है ये बेसिकली है, रियलिटी आज भी वैसे ही है और भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य के नियम भी रहेंगे। तो पहला आता है धार्मिक चरण यानी कि थियोलॉजिकल। तो थियोलॉजिकल स्टेज में हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? तो एक शब्द आपको याद रखना है, जहां ज्ञान को ईश्वर इच्छा से जोड़ा जाता है, यानी कि नॉलेज इज द बेस ऑफ द डिवाइन और द रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। गौतम बुद्ध, याद कीजिए आप। अब जब ये शब्द आ जाएगा तो आध्यात्म भी इसी में आ जाएगा साहब, आध्यात्म आ जाएगा, रियल विल की बात की जाएगी और साथ में उस प्रब्रह्म से ज्ञान प्राप्त करने की बात कही जाएगी। आत्मा और प्रब्रह्म से जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं द थियोलॉजिकल स्टेज। फिर सेकंड इन्होंने बात की है मेटाफिजिक्स। अब थोड़े से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो मेटाफिजिक्स में तर्क आ जाता है साहब। तर्क और प्रमाण के आधार पर हम किसी प्रकार का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसमें लिखा होगा जहां तर्क और दार्शनिक विचारों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात नॉलेज टू द ड्राइव द थ्रू रीजनिंग एंड द एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी। ओके जी। फिर तीसरी स्टेज होती है साइंटिफिक एंड द पॉजिटिव स्टेज, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, जो कि इन्होंने बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब ऑगस्ट कॉम्टे साहब ने कही है। ये तो हम पता है जहां ज्ञान अनुभव, अवलोकन और किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट के आधार पर जब हम किसी ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित करते हैं तभी हमें असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें जॉन लोक को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? जॉन लोक एक बेहतरीन विचारक रहे हैं। तो द रूट्स ऑफ पॉजिटिविज्म, एक शब्द आता है, द रूट्स ऑफ पॉजिटिविज्म आल्सो लाई इन द जॉन लॉक्स एम्पिरिसिज्म। जॉन लोक के अनुभववाद से कैसा संबंध है? याद कीजिए, हमने पॉजिटिविज्म में भी क्या कहा, जो ज्ञान अनुभव पर हमको प्राप्त होगा। लोग भी वही कहते हैं अपने अनुभववाद के सिद्धांत में, यही कहते हैं ना, अनुभववाद का जनक जॉन लोक। जॉन लोक क्या कहते हैं अनुभव से? अब जब अनुभव की बात आती है तो ऑगस्ट कॉम्टे और जॉन लोक दो ही एक बात करते हैं। क्या कहते हैं? कि जो प्रत्यक्ष प्राप्त होगा किसके माध्यम से? अपनी शरीर की उच्च इंद्रियों के माध्यम से, देखने के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से, स्मेल के माध्यम से, त्वचा के स्पर्श के माध्यम से, सुनने के श्रवण ग्रंथियों के माध्यम से। यही अपनी 5 महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं। यही बात लोग और यही बात ऑगस्ट कॉम्टे की मिलती है एक साथ, और जो इस दोनों ही विचारकों की इस बात को पॉजिटिविज्म में साकार रूप प्रदर्शित कर देती है। देखिए कि the roots of positivism also lie in the John Locke's empiricism. Locke stated that of the human mind is like is the blank. लोग साहब कहते हैं कि जो हमारे मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना साहब, ये एक तरीके से पूरा खाली स्लेट होता है जन्म के समय। ये सही बात है, बिल्कुल भी गलत नहीं है जोन लोग साहब। जब हम पैदा होते हैं हमारे मस्तिष्क में कुछ होता है? नहीं होता। हम तो ये भी नहीं पता होता ये मेरी माँ है या मेरी पिता है, ये तो बाद में पता चलती हैं सारी चीज़ें। ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ हैं, अच्छा ये देश मेरा भारत है, इस देश में मैं किस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं अच्छा अच्छा मैं हिंदू में पैदा हुआ तो मेरे ईश्वर राम या कृष्ण हो सकते हैं। मैं अगर किसी मुस्लिम परिवार में हूँ तो मेरे ईश्वर अल्लाह हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं, मोहम्मद हो सकते हैं। यस और नो? टेबुला रेसा कहा है इन्होंने, एक शब्द इस्तेमाल किया है टेबुला रासा। अगर कभी लिखा जाए तो आप लोग इसको लिख लेना, टेबुला रासा। इट वर्थ एंड द नॉलेज इन द रिटन अपॉन द थ्रू एक्सपीरियंस। लेकिन उस खाली स्लेट पर हर मनुष्य अपने अनुभवों से उस पर ज्ञान अंकित करता है, यानी कि नॉलेज को पॉइंट आउट, यानी कि नॉलेज को फुलफिल करता रहता है अपने जीवन पर्यंत तक। क्योंकि सीखने की जो अवस्था है वो कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक सीखता रहता है। यस और नो? This idea gave the positivism its of the foundation that knowledge depends the solely the sensory experience, not on the imagine the belief। है ना?
ये तो समझ ही चुके हैं अपन। फिर इन्होंने एक लाइन लिखी है, अब देखो प्रत्यक्षवाद में जो रिसर्चर है, क्योंकि अब रिसर्च के टॉपिक से पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को, अब रिसर्चर की क्या भूमिका है, तो रिसर्चर यहाँ पर पेसिवली रूप से रहेगा। क्यों, ये समझो। अब आपको सर पेसिवली क्यों, निष्क्रिय क्यों रहेगा, तो समझो भूमिका क्या रहेगी, निष्क्रिय रहेगी और तटस्थ रहेगी। क्यों रहेगी, इसलिए ताकि उसके जो पर्सनल बायसनेस है वो उसकी रिसर्च पर हावी ना हो। अगर पर्सनल बायसनेस हावी हो गए तो न्यूट्रलिटी जैसे शब्द की कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। फिर वो अनुसंधान जो होगा उसके व्यक्तिगत भावनाओं, व्यक्तिगत विचारों, व्यक्तिगत कल्पनाओं से ग्रसित हो जाएगा, और यही एक अच्छी रिसर्च में नहीं होना चाहिए। आप भी जब रिसर्चर बनोगे तो आपको भी यही ध्यान रखना है। कहा कि केवल और केवल हमें मेजरेबल तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देने, इसी वजह से हम इसे क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ कनेक्ट करते हैं। जो भी डाटा हमारे पास आएगा उस डाटा का एवेल्यूएशन करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें हमारी किसी पर्सनल भावना या हमारे किसी पर्सनल वाइसनेस या पर्सनल किसी अजम्पशंस को हम उसमें शामिल नहीं होने देंगे। तभी हमारा एक अच्छे तरीके से अनुसंधान रहेगा। अब समझ में आपको आ गया। देखो हर एक शब्द होते हैं ना बच्चों, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर एक शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। एक शब्द जब दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो बाकी के चार और अर्थ भी निकलते हैं। अभी देखो हम जब पढ़ रहे साइंटिफिक पढ़ रहे थे, हमने अलग शब्द निकाल दिए, अभी उसमें अनुभववाद आ गया साहब, एम्पिरिसिज्म आ गया सर जॉन लोक का। समझ में आया, ऐसी चीजें बनती हैं। और ऐसे एग्जाम अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझकर ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब ये लेक्चर देख लिया, अब एक बार नोट्स पढ़ लेना, मजा आ जाएगा सर। बस यही तो करना है। फिर पीवाईक्यू लगाओ, देखते हैं फिर क्वेश्चंस कैसे नहीं बनते आपसे। चलिए, अब इसकी कुछ विशेषता है, वही की फैक्चर जो हमने अभी पढ़ी। अब थोड़ा सा इसको अब एक एक करके पर और समझते हैं। पहली है कि नॉलेज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि सच्चा ज्ञान क्या है, जो केवल प्रत्यक्ष इंद्रियों के डायरेक्ट, हमारे जितने भी सेंस है हमारी ना, ऑर्गन सेंस के माध्यम से जो नॉलेज हमें गिव होगा वही सर फाइनल होगा। कोई परिकल्पना नहीं होगी। ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्यों होती है ऑब्जेक्टिविटी, अगर सब्जेक्टिविटी रहेगी तो बायसनेस आ जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी में हम तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल लेते हैं, अपनी बायसनेस को उस रिसर्च पर हावी नहीं होने देते। फिर आता है कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। प्रत्यक्षवाद ये कहता है कि समाज की, अगर मैं बात करूं आपसे, समाज या किसी भी आप प्राकृतिक घटना, सामाजिक या प्राकृतिक घटनाओं का, सभी घटनाएं जितनी भी होती हैं, एक मिनट माफी चाहता हूं मैं, चलिए लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाता वरना अभी। देखिए समाज या प्रकृति में जितनी भी मूवमेंट चल रही होती हैं, इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं किसी भी प्रकार की, हर एक घटना का अपना एक कारण होता है और उसका एक परिणाम भी होता है। भूकंप अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसका कारण है और उसका परिणाम भी निकलेगा। यूक्रेन अमेरिका का, ईरान अमेरिका का वॉर चल रहा है अभी, तो उसका एक कारण था, उसके परिणाम भी कुछ आगे चलकर निकल के आएंगे। अभी तो फिलहाल देख ही रहे हैं परिणाम, उसके भी कुछ परिणाम होते। तो बेसिकली प्रत्यक्षवाद में जब आप डायरेक्ट डाटा आप जब निकालते हो तो हर तरीके से आप उन दोनों ही कारण और परिणाम, यानी कोज एंड इफेक्ट के बीच के रिलेशन को भी आप अंडरस्टूड कर सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट आता था मेजरमेंटेबल एंड द क्वालिफिकेशंस, सॉरी माफी चाहूंगा, क्वांटिफिकेशन। ये अभी जस्ट अपन ने समझा कि प्रत्यक्षवाद में हम ज्ञान को संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल्स की बात की जा रही है यहाँ पर, में व्यक्त करना आवश्यक माना जाता है, ताकि एग्जैक्ट आपको डाटा मिलेगा और उस डाटा का एनालिसिस करके फिर आप किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण है, अब जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ स्टेटिकल एनालिसिस है, सर्वेज है, मैथमेटिकल मॉडलिंग्स, एंड आर यूज्ड टू एंश्योर द रिजल्ट ऑफ द एक्यूरेट एंड द रिलायबल। और ये चीजें जो होती है ना, आपकी किसी भी चीज की शोध को बहुत ज्यादा रिलायबल और उसको ऑथेंटिक बना देती हैं। इसलिए क्या डाटा पर ज्यादा विश्वास किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सर्च ऑफ द यूनिवर्सल लॉज। प्रत्यक्ष बात का अगर बेसिकली आप उद्देश्य देखोगे तो समाज हो चाहे प्रकृति हो, सभी के नियम दोनों पर लागू होते हैं, है ना। और किस रूप में होते हैं, हमें सार्वभौमिक रूप से। तो उन्हीं सार्वभौमिक नियमों की खोज करना ही प्रत्यक्षवाद है। जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि वो विद्यमान तो सार्वभौमिक यानी सभी जगह विद्यमान है, यूनिवर्सल रूप से प्रेजेंट है, परंतु उसे हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। फिर यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अब जब साइंटिफिक मेथड आ जाता तो कुछ सब जैसे कि सिस्टेमेटिक, हर एक चीज को सिस्टेमेटिक तरीके से रूल आउट करना, टेस्टेबल हो जिसका परीक्षण किया जा सके, एंड द लॉजिक जो तर्क के आधार पर ज्ञात किया गया ज्ञान हो। अब ये सब चीजें होती हैं तो उसकी रिलायबिलिटी
और उसकी क्वालिटी ऑफ नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आइए मेरी बात समझ में। और जब ये चीज़ होगा तो फिर वही प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रकट हो जाती है साहब। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आता है वेरिफिकेशन एंड द रेप्लिकेशन, अर्थात सत्यापन और पुनरावृत्ति। कि इन पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविज्म इट इज द एसेंशियल द अदर रिसर्चर कैन द रेप्लिकेट द फाइंडिंग ऑफ द ईच द सम कंक्लूजन दिस रिपीटेबिलिटी एंश्योर द साइंटिफिक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वही पॉइंट है, लगभग लगभग आपको पढ़ने में सेम लगे, बस ये जो कीवर्ड्स है ना, हमें ये कीवर्ड्स पकड़ना है। एग्जाम में ये कीवर्ड्स ही पूछे जाएंगे आपसे, कोई चंद्रकांता की कहानियां नहीं पूछी जाएंगी। क्या लिखा है? प्रत्यक्षवाद में यह जरूरी है कि किसी भी अध्ययन के परिणामों को अन्य शोधकर्ता भी दोहराकर वही निष्कर्ष प्राप्त कर सके, तभी इसकी वैज्ञानिक वैधता और विश्वसनीयता को माना जाएगा कि हाँ ये सही है ना। जैसे मैंने आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि मान के चलिए किसी महान पुरुष ने, महान साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी है। अब बाद में उस थ्योरी को अगर अगर उसी पर रिसर्च करना है, टेस्टेबल है, तो प्रत्यक्ष बात की अवधारणा की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सोचो जरा। रिसर्च एप्टीट्यूड हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें पढ़ते हैं हम कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए। तो रिसर्च टेस्टेबल होना चाहिए, यही दो शब्द लेके है, वेरिफिकेशन और सत्यापन। यानी उसका पुनः सत्यापन करने पर हमें वही रिजल्ट मिले, यही होता है वेरिफिक। जब आप किसी चीज को वेरीफाई करते हो ना, वेरिफिकेशन फिर रीवेरिफिकेशन भी आता है, तो सत्यापन के योग्य होना चाहिए। इसकी विशेषता है प्रत्यक्षवाद की। फिर आता है वैल्यू न्यूट्रलिटी, वही बाइसनेस होगा कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार वैज्ञानिक शोध को व्यक्तिगत या सामाजिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। शोधकर्ता को किस पर ध्यान देना चाहिए? तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी किसी भी तरह की मोरल एंड इमोशनल वैल्यूज पर। होता है कभी कभी जब कोई रिसर्चर किसी फील्ड में अनुसंधान करते हैं, तो हो सकता है उसकी कुछ की पर्सनल फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन उसके पर्सनल इमोशंस डाटा से अगर अलग है तो उसकी रिसर्च की वैल्यू को कम कर देंगे। तो हमें क्या करना है? न्यूट्रल रहना है साहब, अपनी वाइसनेस को उस पर हावी नहीं होने देना है। तो पॉइंट वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात है, नहीं मूल्य निरपेक्षता। फिर आता है एक पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अवलोकन और प्रयोग कम है, यानी एक्सपेरिमेंट और अवलोक के माध्यम से क्या बढ़ेगी? सत्यता प्राप्त होती है। साइंटिफिक मेथड में ये सारे पॉइंट्स आते ही आते हैं। प्रिडिक्टेड एंड कंट्रोल, जस्ट मैंने अभी आपको मौसम विभाग का एग्जांपल दिया था। जब आप डाटा से किसी तरह का फैक्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सब पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म फिर वही सेंसरी, सिस्टेमेटिक, डाटा, ये सारी चीजें आ जाती हैं कंक्लूड होकर एक साथ। फिर एक आपको में इसमें एक सिद्धांत आता है रिडक्शनिज्म, यानी संक्षेपणवाद। ये क्या होता है साहब? ये क्वेश्चंस यूजीसी पूछ चुकी है ऑलरेडी, अब तो इसमें इसको समझो। पहले क्या लिखा है कि ये मेजर प्रिंसिपल ऑफ द पॉजिटिविज्म, एक इंपॉर्टेंट पहली बात तो सिद्धांत है रिडक्शनिज्म कि विच होल्ड्स दिस कॉम्प्लेक्स। अब देखो फिर मैं हाईलाइट करूं, सोशल एंड नेचुरल फिनोमिना, अर्थात कि रिडक्शनिज्म के अनुसार किसी भी जटिल सामाजिक या प्राकृतिक घटना को समझने के लिए उसे हम छोटे, सरल और मापन योग्य भागों में विभाजित करते। संक्षेपण का मतलब ही यही होता है साहब, संक्षेप में हम उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मेजरमेंट करके, यानी किसी बड़ी घटना का व्याख्या उसके घटक तत्वों के विश्लेषण से हम कर सकते हैं। अब आई मेरी बात समझ में? ये बहुत बड़ा डाटा है आपके पास। अब उस डाटा को एक साथ पॉसिबल नहीं, तो क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर फिर उसको हम एनालिसिस करते हैं। ये भी साइंटिफिक मेथड का ही पार्ट है एक तरीके से। अगर मैं कहूँ कि प्रत्यक्षवाद बनाम साइंटिफिक, तो कोई अंतर नहीं है ज्यादा कहने में, है ना। फिर एक आता है इसमें डिटर्मिनिज्म, अर्थात नियतत्ववाद। ये नियति और नियतत्ववाद को समझ लो आज थोड़ा सा, कि पॉजिटिविज्म बिलीव्स दैट ऑल फेनोमेना आर द डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक कॉज। अब रुको जरा, क्या लिखा है कि प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि सभी घटनाएं जो होती हैं कुछ निश्चित कारणों के द्वारा निर्धारित होती हैं। अभी वही मैंने वोल्केनो वाला एग्जांपल दिया था, हमने बात की थी, वहां शब्द हमने क्या पढ़ा तो यहाँ शब्द क्या लेकर कर आया। तो हमें ये कीवर्ड्स को पकड़ना है। नियतत्ववाद यानी कि डिटर्मिनिज्म, अर्थात
जब भी कोई हम कारण संबंध को समझते हैं तो किसी भी घटना का एक कारण होता है साहब। बिना कारण के कोई घटना नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग है तो उसके कारण है, आपका ब्रेकअप हुआ तो उसके कारण है, समझे आप? आपके बाबू ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, इसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा। विदा कारण के कोई चीज नहीं होती इस संसार में, इतना याद रखिए बच्चों, है ना? Thus, the if cause or now effect can be the predicted, this view the emphasizes scientific determinism rather than the free will। अर्थात यदि हम कारण जानते हैं तो परिणामों की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण स्वतंत्र इच्छा के बजाय किस पर डिपेंडेंट है? वैज्ञानिक नियतत्व पर बल देता है, अर्थात साइंटिफिक डिटरमिनिज्म पर ज्यादा फोकस देता है साहब। और कारण पता होगा, कारण अगर पता होगा तो उसके परिणाम की व्याख्या कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे, अनुभववाद की परंपरा। वही हमने एक नाम आपको जॉन लोक का और एक नाम और फ्रांसिस बेकन का नाम आप याद रखिए। दोनों यही मानते हैं कि जो भी नॉलेज अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रियों के अनुभवों से प्राप्त किया जा सकता है। लिखा भी होगा इसमें, हाँ, कि यह मानता है कि ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव यानी कि सेंसरी एक्सपीरियंस है, ना कि किसी भी तरह की कल्पना या आपका दार्शनिक अनुमान। अर्थात द पॉजिटिविज्म इन द इंस्पायर्ड बाय द empiricist, the tradition of the thinkers like a John Locke and the Francis Bacon, it holds that the sensory experiments, not the speculations or the philosophy, is the foundation of all knowledge। आए समझे बच्चों? तो ये था साहब पॉजिटिविज्म। अब आपको हर एक चीज अगर इसी डिटेल तरीके से पूरा पेपर वन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ऑल यूनिट्स आपको इसी तरह डिटेल से पढ़ना है तो आपको एक बैच आपको मिलेगा सिर्फ 11 रुपए में, पूरा पेपर वन, जिसमें 140 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। बेसिकली ये बैच पढ़ाया गया था जून 2026 के बच्चों के लिए, जो कि अभी अवेलेबल रहेगा आपके लिए, जिसका शुल्क रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 11 रुपीज़, 11 रुपये, जो आपको बेच मिल जाएगा हमारे इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, है ना। बेसिकली डिलीट होने वाला था परंतु ये बेच अब अवेलेबल रहेगा। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि उसके बाद से डिसीजन लिया गया है। तो शुल्क कहाँ पेमेंट करना है आपको? पेमेंट करना है आपको इस क्यूआर कोड पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस स्क्रीनशॉट से आप मुझे ये पेमेंट कर सकते हैं। बेच कहाँ मिलेगा आपको तो उसकी जानकारी मैं यहाँ दे देता हूँ, है ना। टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड है, या फिर इसकी लिंक आप चाहेंगे सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जाना पड़ेगा। और यूट्यूब चैनल पर जाना है आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में। और ये 11 रुपये जो सिल्क है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दीजिए या तो नहीं दीजिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी बिन मूरत तैसी। दरअसल कुछ बच्चों के स्वाभिमान और सम्मान को, कि बहुत सारे बच्चों की मैसेज आए थे कि सर हमें दया का पात्र नहीं बनना, हमें किसी की कृपा का पात्र नहीं बनना है। ठीक है, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है परंतु सर हम स्वाभिमानी टाइप के कुछ होते हैं बच्चे, तो उन सब के स्वाभिमान के सम्मान के लिए से बच्चों के लिए 11 रुपए का एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है बस, है ना। कोई फीस नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गुरु दक्षिणा है छोटी सी, जो आप मुझे दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। बेच कहाँ मिलेगा? बेच मिलेगा आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे, यहाँ आपको मल्टीपल बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। ये देखिए इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। मेरा मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, और यूनिट वाइज भी है। और एक 143 क्लास की एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अरे यार ये तो प्ले हो गया, चलिए इसको हटा देते हैं ना। और तो आप जाके वो सारी क्लासेस देख सकते हैं, बहुत सारी हजारों बच्चे ये बैच पढ़ रहे हैं। और अबाउट सेक्शन है, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ सारी क्लासेस आपको अवेलेबल है, जो आप जो नोट्स है सभी क्लासेस वाइज, है ना। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इससे आप जो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ अवश्य शेयर करना, ताकि और भी बच्चे इस बैच का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं किसी अगले सेशन में। अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसका कमेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। जय हिंद, जय भारत।